कई बार इंसान के सपने कुछ जल्दी ही पूरे हो जाएं और तकरीबन सभी के सभी पूरे हो जाएं तो इंसान को अपनी किस्मत पर शक होना तो लाजमी हो ही जाता है। अनिल के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। अनिल दिल्ली की गर्मी, दिल्ली की धूल भरी सड़कों में अपने जो डॉक्टरी है उसको कर रहा था। डॉक्टरी कंप्लीट होती है। उसकी दो ही ख्वाहिशें थी कि भाई एक तो डॉक्टरी कंप्लीट हो जाए और अच्छे से हॉस्पिटल में नौकरी मिल जाए, लेकिन उससे भी बढ़कर अच्छे तो क्या, उनकी सरकारी जॉब लग जाती है। अब उसके बाद एक और इच्छा थी कि भाई वो दिल्ली, या यूं कहें कि प्लेन से निकलकर चाहते थे कि कहीं पहाड़ों में अगर नौकरी लग जाती तो बहुत अच्छा होता। ये हिमाचल प्रदेश से ही बिलोंग करते थे। हालांकि हिमाचल प्रदेश के उस हिस्से से बिलोंग करते थे जहाँ पर बहुत ज़्यादा पहाड़ियाँ शुरू नहीं होती, लेकिन इनको ठंडा मौसम काफ़ी पसंद है। इसलिए अब ये हिमाचल के उस कस्बे में इनकी ड्यूटी लग जाती है जहाँ पर अमूमन गर्मियों में भी मौसम ठीक ठाक ही रहता है, ठंड का ही रहता है, और सर्दियों में तो जो टेम्परेचर है वो तकरीबन माइनस तक भी चला जाता है। इसलिए जब इनको पता लगता है कि हिमाचल के उस कस्बे में जो मनाली के कुछ आगे जाकर है, नेचुरली नाम नहीं लूंगा, वहां पर इनकी ड्यूटी लग जाती है हॉस्पिटल में, और इनकी खुशी की सीमा नहीं रहती। हालांकि उससे पहले ये ट्रेनिंग कर रहे थे, देन उसके बाद इंटर्नशिप भी इन्होंने की थी, कुछ इनको एक्सपीरियंस भी था। ये जो सारा मैं आपको बता रहा हूँ तो एक जस्ट एक लॉन्ग कट शॉट है। कुछ समय तो इनको स्ट्रगल करना ही पड़ा, लेकिन अब इनको जाकर इनकी ज़िंदगी कुछ ठीक हो रही थी, इनका मानना था। लेकिन एक गहरा राज था उस कस्बे के हॉस्पिटल का जो इनका इंतजार कर रहा था। शायद इनकी किस्मत उतनी अच्छी होने नहीं वाली थी जितनी ये सोच रहे थे। इसलिए ये बिल्कुल बेपरवाह अपने आने वाले समय को लेकर उस कस्बे की ओर बढ़ते जा रहे थे, खुश थे। जब वो उस हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, उस हॉस्पिटल के सीनियर मेडिकल ऑफिसर को अपना अपॉइंटमेंट लेटर दिखाते हैं, और जो डॉक्टर थे इनको काफ़ी ज़्यादा डिसेंट लगे, काफ़ी अच्छे से इनका स्वागत किया। हॉस्पिटल बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन ये इलाका ऐसा है कि यहाँ पर मौत की घटनाएं कुछ ज़्यादा होती हैं। उसका कारण ये है कि पहाड़ियाँ हैं, और आमतौर पर लोगों का खाइयों में गिर जाना, एक्सीडेंट्स होना, इसकी वजह से इस हॉस्पिटल में एक मुर्दा घर भी है। अब इनको इस चीज़ से कोई वास्ता नहीं, क्योंकि जब ये अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे, जब अपनी पढ़ाई कर रहे थे, तो आमतौर पर आप देखते हैं कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो डेड बॉडीज़ को देखकर काफ़ी जल्दी फेंट हो जाते हैं, पहले डरते हैं। लेकिन इनका शुरू से ऐसा नहीं था। ये काफ़ी इस चीज़ को लेकर इनका कभी ऐसा हुआ नहीं कि ये डरते होंगे या फिर इनको कोई प्रॉब्लम होती है। इसलिए इनको एज सच कोई मतलब नहीं था कि भाई, कई लोग डरते हैं कि भाई मुर्दा घर है, ऐसा जो भी होता है नॉर्मली, लेकिन ये इनका बिल्कुल नॉर्मल रूटीन में था कि भाई अच्छी बात है, भाई ठीक है। इन केस कोई खुदा ना खास्ता कोई अगर ऐसा केस आता है तो सबसे पहले तो क्रिटिकल केस होगा, तो मुझे ज़्यादा प्रैक्टिस करने में मदद मिलेगी। अब इनकी ड्यूटी तय कर दी जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं, रात का समय होता है। ये अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने आ रहे होते हैं, और ये देखते हैं कि एक स्ट्रेचर पर एक कोई पड़ा हुआ है। सफेद रंग की चादर उस पर ओढ़ी गई है पूरी तरह से, जो इस बात की ओर इशारा करती है कि ये अब इस दुनिया में नहीं है। अब ये देखकर कहते हैं कि ये क्या केस है। अपने जो भी कंपाउंडर से या जो भी वार्ड बॉय होते हैं तो कहते हैं सर वो डेथ हो गई है मरीज की। अच्छा, तो घर वाले कहाँ पर है? अरे नहीं सर, एक्चुअली क्या हुआ कि ये हमें सड़क पर कोई पड़ा हुआ था तो छोड़ कर गए हैं, तो जब तक लेकर आए थे तब तक इनकी मौत हो चुकी थी। ठीक है, तो फिर भाई बाकी कार्रवाई? कहते हैं हाँ सर, कार्रवाई मतलब? कहता भाई वो मुर्दाघर में उसको बॉडी को रखो। अब जब ये डॉक्टर साहब अनिल कहते हैं तो आसपास के जो भी स्टाफ थे वो देखने लग पड़ते हैं। कहते हैं नहीं सर, मुर्दाघर में हम सुबह करेंगे। सुबह करेंगे? अरे होश में हो, क्या बोल रहे हो? पेशेंट की डेथ हो चुकी है, और एज पर रूल्स हमें उन्हें अभी मुर्दाघर में शिफ्ट करना होगा। कुछ समय बाद हो सकता है कि अगर हालत बुरी थी तो बदबू आने लग पड़े। बाकी पेशेंट्स का हाल खराब करोगे क्या? कैसी बातें कर रहे हो? लेकिन शायद कुछ ऐसी बातें थी जो अभी डॉक्टर साहब को पता नहीं थी। ये बात स्टाफ भी समझता था, इसलिए उनको भी लग रहा था कि भाई अभी शायद डॉक्टर साहब को पता नहीं है, और वो समझाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अचानक से एक क्रिटिकल केस आ जाता है
जिसको देखकर लेकर हबड़ा दबड़ी मच जाती है हॉस्पिटल में, और डॉक्टर साहब उस समय सीनियर थे, यानी कि उनकी ड्यूटी थी, और वो उस केस में लग जाते हैं। अब बात आई गई हो जाती है, ये भी पूछना भूल जाते हैं कि मुर्दा घर में बॉडी को क्यों नहीं रखा, अगर रखा है तो फिर सुबह क्यों रखा है, रात के समय में क्यों नहीं रखा। अब ना जब ये कुछ दिन बीत जाते हैं तो जैसा मैंने कहा कि इनकी भी बात आई गई हो जाती है, इनको भी याद नहीं रहता। एक शाम को होता है कि इनकी ड्यूटी रात की ड्यूटी होती है, और कुछ समय बाद एक केस आता है काफ़ी क्रिटिकल। दो बाइक सवार थे, उनकी बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है, और दोनों को काफ़ी क्रिटिकल हालत में लेकर आया जाता है। अब एक की ट्रीटमेंट जो है वो करते करते डेथ हो जाती है अनफॉर्चुनेटली, और उसको घाव वगैरह काफ़ी थे जिसकी वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाया। वही दूसरी ओर जो था उसका उसकी इतनी हालत क्रिटिकल नहीं थी, बेहोश हुआ था, और जब सारे जांच परख की गई, टेस्ट किए गए, तो ये पता लगा कि कोई जानलेवा प्रॉब्लम नहीं है, खतरा नहीं है जान का, तो इसलिए उनकी ट्रीटमेंट नॉर्मल चलेगी। लेकिन जब जिनकी डेथ हो चुकी है, अब बॉडी की हालत ऐसी थी कि जगह जगह पर कट लगे हुए थे, और नेचुरली बात है कि अगर ऑन द स्पॉट मुर्दा घर में ना किया गया शिफ्ट, तो बॉडी इन्फेक्शन हो जाएगी और हॉस्पिटल में इन्फेक्शन फैल जाएगी। अब डॉक्टर साहब कहते हैं चलो तैयारी करो इनको लेकर जाने की। वार्ड बॉय कहता है कहाँ सर? कहाँ का क्या मतलब भाई? मुर्दा घर लेके जाना, और कहाँ लेके जाना? सर वो सुबह लेकर जाएंगे। अब जब ये बात बोलता है कंपाउंडर, तो इनको फिर इनकी सटक जाती है। अरे यार क्या पागलपन है यार, उस दिन भी तुम कह रहे थे सुबह लेकर जाएंगे। अरे हालत नहीं देख रहे बॉडी की क्या? सारे हॉस्पिटल में स्मेल फैल जाएगी, इन्फेक्शन हो जाएगी, बाकी पेशेंट्स को इन्फेक्शन होगी तो क्या कौन जवाब देगा? एक नर्स थी, वो कहती हैं कि सर कोई बात नहीं, हम देखते हैं, हम कुछ जो भी होते हैं केमिकल्स वगैरह या जो भी होते हैं हम कर देते हैं, इनको घावों को धो देते हैं, लेकिन मुर्दा घर नहीं लेके जाएंगे। अब ये उनको, वो कुछ काफ़ी सीनियर थी और उनको काफ़ी इज्जत से देखते थे, और काफ़ी रिस्पेक्ट थी उनकी सारे हॉस्पिटल में, तो ये कहते हैं कि अरे मैडम आप भी यही बातें करने लग पड़ी। आप ये तो कह रहा था मुर्दा घर में, कुछ समझ सकता हूँ कि भाई कई बार इंसान को कुछ होती है प्रॉब्लम, लेकिन आपको क्या प्रॉब्लम है? तो कहते हैं कि सर आप समझे नहीं, मुझे इससे नहीं, सबको प्रॉब्लम है। किस बात की प्रॉब्लम है आप मुझे बताइए। वो कहते हैं कि दरअसल रात के समय में ना उस मुर्दा घर की जगह में कोई जाता नहीं है। अब जो वो मुर्दा घर था ना, वो हॉस्पिटल के साथ एडजॉइनिंग में नहीं था, कुछ आगे जाकर खाली जगह पे जाकर घुमावदार एक रास्ता था, वहां पर जाकर दूसरी जगह पर था। तो ये पूछते हैं कि क्या मैं कारण जान सकता हूँ? तो वो मैडम कहती हैं कि एक्चुअली सर वहाँ पर ना कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से वहाँ पर हर कोई जाने से डरता है, और किसी की हिम्मत नहीं होती। जब ये बात सुनते हैं तो ये हंसने लग पड़ते हैं। अरे मैडम क्या बात कर रही हो, आप हॉस्पिटल की स्टाफ हो, डॉक्टर हो, डॉक्टर नर्स चाहे आपको तगमा मिला, लेकिन सब में से सीनियर आप हो, और अगर आप ऐसी बातें करेंगी, ये भूत प्रेत का जो आप कहना चाह रही हैं, तो फिर ऐसे काम कैसे होगा? आपको लगता है कि इस बॉडी को, जो बेचारे की इतनी बुरी हालत है, हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे? अब वो नर्स नाम ही तो सर हिलाती है, लेकिन कहती है कि सर मजबूरी है। तो वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब कहते हैं कि देखो बात ऐसी है, मुझे इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। तुम वार्ड बॉय को कहते हो तुम मेरे साथ चलो, जहाँ तक तुम चल सकते हो चलो इसको लेकर। जब तुम कहोगे कि भाई मैं वापस आना चाहता हूँ, तुम वापस आ जाना, मैं तो इस बॉडी को रखूंगा वहाँ पे। अब थोड़ी सी जब ये इतनी बात करते हैं तो ये कहते हैं कि ठीक है सर, लेकिन मैं फिर उसी समय भाग जाऊंगा वहाँ से। आप ही दरवाज़ा खोलना, आप ही वहाँ पर स्ट्रेचर में और फ्रीज़र वगैरह में देख लेना, मैं नहीं रखूंगा, आप मुझे मत कहना। कहता है ठीक है यार, मैं मैनेज कर लूंगा, कोई बात नहीं, और तेरे से तो मैं कल सुबह बात करूंगा ना डॉक्टर साहब के साथ कि भाई ये कोई बिहेवियर थोड़ा है, आप अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे। अब जब वो वार्ड बॉय की बात सुनते हैं ना, तो तब बड़े स्टन हो जाते हैं कि भाई यहाँ तक। वो वार्ड बॉय कहता है कि सर नौकरी जाती जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं ऐसे रुक नहीं सकता आपके साथ। अब ये सोच रहे हैं कि बहस का टाइम नहीं है, आसपास पेशेंट्स भी हैं, तो ये कहते हैं ठीक है बॉडी को लिफ्ट करो, स्ट्रेचर पर डालो और लेकर चलो। अब ये बॉडी को लेकर जाए जा रहे थे, डर उसकी आंखों में साफ था, लेकिन फिर भी ये सोच रहे थे कि बस ये भी सब दुकियानूसी हैं, छोटा सा कस्बा है, बस लोगों का वहम होता है, और इसी वजह से ये सब कुछ सोच रहा है। और जैसे ही दरवाजे के पास बिल्कुल आते हैं मुर्दा घर के, तो वो कहता है कि सर मैं अब जा रहा हूँ, जल्दी से चाबी उनके हाथ में थमाता है और भागने की करता है।
इनको लगता है कि भाई ये क्या सीन हो गया है, ये तो ऐसे भागा है जैसे मानो इसके पीछे मौत पड़ी है। अब ना ये जल्दी से उसका दरवाजा ओपन करते हैं मुर्दा घर का, और स्ट्रेचर से खुद बॉडी लेकर जा रहे थे और बड़े गुस्से में थे कि ये देखो डॉक्टर को ये काम करने पड़ रहे हैं। भाई मेरे में इंसानियत है तो मुझे देखा नहीं जा रहा इस बेचारी बॉडी का, और सुबह तक तो जब इसके बेचारे परिजन देखेंगे तो रो रो के हाल बुरा हो जाएगा, क्या हालत हो चुकी है। तो मैं जल्दी से इसको स्ट्रेचर में रखता हूँ। अचानक से इनका ध्यान जाता है एक पास पड़े स्ट्रेचर पर, जिस पर चादर ओढ़ी थी, और ऐसा लग रहा था कि जैसे बॉडी पड़ी हुई है, यानी कि बॉडी के ऊपर चादर को ओढ़ा गया। ये बड़े हैरान होते हैं क्योंकि जहां तक इनका था नॉलेज थी, उस हिसाब से तो आज कोई बॉडी नहीं होनी चाहिए थी। जल्दी से रजिस्टर की तरफ देखते हैं और देखते हैं कि कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। उनके हिसाब से ये सारा जो मुर्दा घर है यहाँ पर कोई बॉडी नहीं है। तो ये कौन सी बॉडी पड़ी है, और अगर पड़ी भी है तो यहाँ पर क्यों पड़ी है, फ्रीजर में क्यों नहीं है। अब ना ये बड़ी हैरानी से देखते हैं कि भाई इतनी लापरवाही, इतने लापरवाह लोग। मैं तो कल इनकी क्लास लूंगा। मैं तो एसएम एसएमओ साहब अगर मानेंगे ठीक है, नहीं तो मैं फिर ऊपर तक बात लेके जाऊंगा। ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। इससे पहले कि वो बॉडी को देखते, कुछ उसके नोटिस करते, तो उसको चादर को पीछे करते हैं। अचानक जैसे चादर पीछे करते हैं तो कुछ था नहीं। अब इनकी हालत बुरी हो चुकी थी। कुछ ही सेकंड पहले ये खास तौर पर उन उभारों को देख रहे थे, उभारों को देख रहे थे जो बॉडी किसी पर चादर ओढ़ी हो तो साफ तौर पर नजर आ रहे होते हैं। तो जैसे ही उन्होंने चादर पीछे की तो वो कुछ नहीं था। ये डर तो चुके थे। पहली बार इनके सामने कुछ अनयूजुअल हुआ था। अपने जितना भी इनका करियर था, स्टूडेंट से लेकर ट्रेनिंग तक, इंटर्न तक, और यहाँ पर भी कुछ समय तो हो ही गया था। कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी इस बात की कि क्या है। और साथ के साथ ही अचानक से जो लाइट है वो बिल्कुल बंद हो जाती है, खूब अंधेरा। लेकिन अचानक से क्या होता है, एक लालटेन पड़ी होती है बिल्कुल साइड में, क्योंकि वो पुराना था। और जैसे पुराने समय में, मतलब अंग्रेजों के समय का हॉस्पिटल था उस तरीके से, तो पुराने समय में जैसे दियों के लिए बना कर रखे होते हैं ना आलने से, उस तरीके से बना हुआ था। और वहां पर एक ना लैंप जलना शुरू हो जाता है, लालटेन, लैंप भी नहीं, लालटेन जलनी शुरू हो जाती है। और ये बड़े हैरान होते हैं कि ये खुद ब खुद कैसे जल गई। खैर अभी ये सोच ही रहे थे, अचानक से लाइट आ जाती है और ये देखते हैं कि दूसरी तरफ जो बॉडी आज ये लेकर आए थे वो पड़ी हुई थी। और ये ज़्यादा समय लगाते नहीं है, जल्दी से स्ट्रेचर पकड़ते हैं, फ्रीजर का रिकॉर्ड करते हैं, और जैसे ही बाहर आने की कोशिश करते हैं तो एक आवाज़ आती है, मदद कीजिए। अब ये लगता है कौन कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है। अब कुछ आवाज़ ऊंची आती है, मदद कीजिए, और ये आवाज़ किसी लड़की की आवाज़ थी। जैसे ही ये बात सुनते हैं, इनको ये पता लग चुका था कि भाई यहाँ पर मेरे अलावा कोई होना तो नहीं चाहिए। तो ये किसकी आवाज़ है, इधर उधर देखते हैं, कोई भी इनको नज़र नहीं आ रहा था। अब चाहे ये भूत प्रेतों पर विश्वास करें ना करें, जो भी हो, डर ये चुके थे, बेहद डर चुके थे, और वहां से जल्दी ताला लगाते हैं और भागने की करते हैं। भागते भागते जब ये पहुंचते हैं हॉस्पिटल के प्रीमिसेस में, ये हाँफ रहे थे, और वार्ड बॉय और जो नर्स थी इनको पानी वगैरह पिलाती और कहती सर क्या हुआ। कहते वो वो आवाज़ एक मुझे आई। तो वार्ड बॉय कहता है किसकी आवाज़ आई आपको। तो कहता पता नहीं, मुझे किसी लड़की की आवाज़ आई और वो कह रही है मदद कीजिए। तो वो कहते हैं कि आपको कोई फौजी नज़र नहीं आया। तो कहता है फौजी, मुझे कोई फौजी नजर आएगा, और यहाँ पर फौजी क्या करेगा। नहीं नहीं सर, फौजी नहीं, फौजी की आत्मा, फौजी का प्रेत। अब एक पल के लिए अगर ये इन चीज़ों को महसूस ना करते, यानी वो बॉडी वाली बात और ये जो आवाज़, तो ये शायद बिलख पड़ते अपने उस वार्ड बॉय पर। लेकिन अब ये भी सोचने पर मजबूर थे कि भाई बात तो कुछ और है, कुछ तो कुछ दिक्कत है। इसलिए ये पूछते हैं यार क्या 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 बात कर रहे हो, सच सच बताऊं, मैं इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन जो मैंने महसूस किया है उसके बाद मैं जानना चाहता हूँ कि तुम सब इस मुर्दा घर से डरते क्यों हो, और ये सब है क्या। अब हॉस्पिटल में काम ज़्यादा नहीं था। जो पेशेंट्स का इलाज चल रहा था वो रेस्ट कर रहे थे। एक मौत हुई थी जिसकी बॉडी को सेफली मुर्दा घर में शिफ्ट कर दिया गया था। एक जो केस आया था उसके साथ का, उसकी जान तो बच चुकी थी लेकिन अभी अंडर ऑब्जर्वेशन था। तो जो एक दो स्टाफ थे वो उसको ऑब्जर्व कर रहे थे। सो कुछ समय था इन तीनों के पास, या यूँ कहें कि इन दोनों के पास, जो डॉक्टर साहब को कुछ बातें बता सके। अब वो डॉक्टर साहब को मेस में लेकर जाते हैं, चाय वगैरह बनवाते हैं,
पिलाते हैं उनको चाय और फिर बात करनी शुरू करते हैं। वार्ड बॉय कहते हैं कि सर देखो, आपको भी लग रहा होगा कि हम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं, लेकिन जो आपने महसूस किया, ये फिर डॉक्टर साहब उनको सारी बात बताते हैं कि ऐसे ऐसे। तो आप अब आप कम से कम हमारी बातों पर विश्वास तो करेंगे। तो ये डॉक्टर साहब कहते हैं हाँ बताओ, अब करना ही पड़ेगा भाई। तो फिर बताना शुरू करते हैं कि डॉक्टर साहब, जो ये मुर्दा घर है ना, इसके बिल्कुल कुछ आगे जाकर जो हमारे हॉस्पिटल के ही प्रेमिसेस में आता है, एक कुआं है, खूनी कुआं। ये कहते हैं खूनी कुआं, मैं समझा नहीं मतलब। तो वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब, यहाँ से ना, जब अंग्रेजों का समय चल रहा था, कुछ शायद 1943 या 44 के आसपास की बात है, यहाँ पर ना अंग्रेजों की एक टुकड़ी आई थी। और कुछ समय के लिए इन्होंने इस एरिया को, क्योंकि कुछ ही दूर जाके फिर आगे चाइना का बॉर्डर भी शुरू हो जाता है और वर्ल्ड वॉर लगी थी, तो जापानीज फौज है, आपको पता है, उसने चाइना पर काफ़ी जगह पर कब्जा कर लिया था। तो इस चीज़ को लेकर प्रोटेक्शन के लिए एक टुकड़ी भेजी थी। और क्या हुआ था कि कुछ शायद इनकी चाइनीज़ की आर्मी से हुई थी, या हमें नहीं पता किन चीज़ों से इनकी जंग हुई थी, छोटी सी। तो कुछ छोटी सी, कुछ 11 या 12 आर्मी के जो जवान थे, अंग्रेजों के, सिर्फ अंग्रेजों के थे, कोई और नहीं था उनमें, भारतीय नहीं था। उनको कोई गंभीर चोटें नहीं आई थी जो हमें पता है। वो उनको यहाँ पर लेकर आया गया था, किसी की हल्की फुल्की कट लगा हुआ था। अब क्या होता है कि उनका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है और रिहैब वगैरह जैसा भी होता है शुरू हो जाता है। खैर, जो इलाके पे इनकी तब जंग हुई थी, तो शायद वो इलाका शांत हो चुका था, तो इनकी इतनी ज़रूरत भी नहीं थी। तो इनको शायद ये फरमान आ चुका था कि आप बिल्कुल सही तरीके से फिट होकर आइए। यहाँ पर ना एक चरवाहों की लड़की थी जिसका नाम था हेमा। और एक दो बार फौजी ने देखा होगा कि वो ऐसे भेड़े बकरियां चरा रही हैं, और बेहद खूबसूरत थी बेचारी, बहुत बेहद खूबसूरत लड़की थी। और अंग्रेजों ने आपस में बात की और इन्होंने उस लड़की को परेशान करना शुरू कर दिया। और फिर उन्होंने वो किया घिनौना काम, जो एक लड़की की लाइफ का सबसे घिनौना काम होता है। सब ने मिलकर उसके साथ गलत किया और उसको मारकर उस कुएं में फेंक दिया। अब जब ये सब कुछ हुआ, तो भाई, जब इज्जत पर बात आती है तो फिर कई लोग कुछ नहीं देखते। ऐसा ही हुआ गांव वालों के साथ। जब ये गांव में बात फैली कि उनके गांव की लड़की को इन अंग्रेज ऑफिसरों ने, इन फौजियों ने मार कर पहले उसके साथ गलत किया और उसके बाद मारकर कुएं में फेंक दिया है, तो फिर इस छोटे से गांव में, इस तब ये गांव था, अब तो फिर भी कस्बा है, बगावत शुरू हो गई। और लोग मतलब हथौड़ियाँ, तलवारें वगैरह लेकर इस हॉस्पिटल पर टूट पड़े और एक एक फौजी को काट कर उसी कुएं में फेंका। अब जब उनकी कंपनी का कमांडर आया, तब तो बहुत गुस्से में था, लेकिन पहुंचने से पहले पहले उसको ये खबर मिल चुकी थी कि जो ये जितने भी आदमी 10-11 मरे हैं, उनमें से सब ने वो काम किया है जो किसी भी हालत में इंसानियत का तो हो ही नहीं सकता। वो शायद एक भला इंसान था। जब तक वो इस गांव में पहुंचा, गांव के लोगों को शांत किया और अपोलॉजी की और कहा कि ठीक है, मैं इस बात को आगे नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि तब जंग का समय चल रहा था और जानों की कोई बहुत ज्यादा कीमत रही नहीं थी। इसलिए फिर ये बात उसने दबा दी। क्या किया किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन इस गांव पर कोई आंच नहीं आई तब तक, जब तक इन फौजी दरिंदों की आत्माएं भटकनी शुरू नहीं हुई, और उस बेचारी हेमा के भी। यहाँ पर एक नहीं, कई हादसा हुए हैं। अब हम कुछ ऐसे हादसा हैं जिसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे। बेहतर है कि आप एसएमओ साहब से बात करें। अब ये सोचते हैं एसएमओ साहब, मतलब वो भी इन बातों पर विश्वास करते हैं? तो कहते हैं सर, विश्वास नहीं करते, उन्होंने बहुत कुछ देखा भी है। अब ये सोच रहे हैं कि भाई मैं एसएमओ साहब से कैसे बात करूं? तो कहते हैं कि सर आप ओपनली बात कीजिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। ये नर्स की तरफ देखते हैं कि सबसे सीनियर वो थी, वो हमें भरती है कि ठीक है। उसके बाद फिर जब अगली सुबह आती है तो इनकी शिफ्ट तो चेंज होनी थी, लेकिन ये वेट करते हैं एसएमओ साहब के आने का। फिर उसके बाद एसएमओ साहब को सारी बात बताते हैं और एसएमओ साहब कहते हैं कि देखो अनिल, बात ऐसी है कि ये बात बड़ी अ, थोड़ी सी आउट ऑफ द वे बात मैं कर रहा हूँ। जो भी बॉडी होती है, अनटिल अनलेस अगर उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, तो उस बॉडी को हॉस्पिटल में प्रिजर्व भी किया जा सकता है। तुम्हें पता है कि यहाँ पर ठंड कितनी है,
तो बॉडी इतनी जल्दी डिकम्पोज नहीं होगी, सुबह तक का इंतज़ार किया जा सकता है। और जो तुम्हारे साथ कल हुआ है, तुम्हें पता तो लग ही गया है। अब अनिल कहते हैं कि सर ठीक है, मैं विश्वास नहीं करता था, शायद अब भी नहीं करता हूँ, हो सकता है मेरा वहम हो, लेकिन फिर भी मैंने बहुत कुछ महसूस किया, उसकी बिना पर मैं ये मान सकता हूँ कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन मुझे वार्ड बॉय ने ऐसी बात की है, कुछ हिस्ट्री तो बता दी है कि ये सब कुछ हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर कुछ और बातें उन्होंने कहा है कि आपको पता है। अब वो क्या करते हैं कि वो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, उठते हैं और जो पीछे का सारा होती है सेटिंग होती है, बुक्स वगैरह लिखी होती है, वहाँ पर एक ना रखी होती है, वहाँ पर एक ना डायरी को उठाते हैं और वो डायरी टेबल पर आगे खिसका देते हैं इनकी तरफ। वो डायरी देखकर बड़ी हैरानी से पूछते हैं कि सर ये डायरी किसकी है? तो वो कहते हैं कि बेटा ये तुम्हारे पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है, लेकिन घर जाके आराम से पढ़ना, तुम्हें काफ़ी बातें यहाँ पर क्लियर होंगी। अब जब ये बात सुनते हैं तो सोचते हैं कि ठीक है, मैं घर जाता हूँ। थक चुके थे, आँखें भी बंद हो रही थी, नींद भी आ रही थी, तो सोच रहे हैं कि फ्रेश होकर खाना वगैरह खाकर मैं पढ़ूँगा या डायरी लेकर चले जाते हैं। उसके बाद फिर ये जब घर जाते हैं, घर जाके कुछ देर सोते हैं, उठते हैं, नहाते-धोते हैं, खाना वगैरह खाते हैं और डायरी खोलते हैं। ये डायरी थी तकरीबन-तकरीबन 1960 के आसपास की और उस समय एक डॉक्टर यहाँ पर ड्यूटी के लिए आए थे, जैसे कि अनिल आए थे। अब इन डॉक्टर का नाम था वर्धन। वर्धन कहते हैं कि शुरू-शुरू में इनको शायद डायरी लिखने का शौक था और अपने एक्सपीरियंसेस इन्होंने मेंशन किए थे कि जहाँ पर काफ़ी अच्छा वातावरण है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ठंड बहुत पड़ती है लेकिन सहूलतें डॉक्टर होने की वजह से यहाँ पर अच्छी हैं, लोग काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन जैसे-जैसे उनका काफ़िला बढ़ता जा रहा था डायरी के अंदर, वैसे-वैसे कुछ उन्होंने ऐसी बातें की थी, या यूँ कहें कि एक डॉक्टर को शायद वो बातों को इग्नोर करना चाहिए, लेकिन कैसे? क्योंकि जो बातें इनके साथ कल रात बीती थी, इग्नोर तो वो भी उसको नहीं कर सकते थे। इसलिए फिर बातें ऐसी थी कि मेरा एक वार्ड बॉय था, सोमनाथ, उसकी मौत मुझे बहुत हैरान करती है। मुझे लग ही नहीं रहा था कि उसकी मौत अननेचुरल इतनी बुरी तरीके से हो सकती है। आखिर वो उस कुएँ के पास करने क्या गया था? उस खूनी कुएँ का उसको तो मेरे से ज़्यादा पता था, आखिर वो यहाँ का तो रहने वाला था। क्यों? क्यों गया उस वो खूनी कुएँ के पास? अब उसकी मौत का विवरण मिलता है कि जब उसकी लाश को उस कुएँ से निकाला गया, जो कि सूख चुका था, मतलब वो बस एक कहने को सूखा कुआँ ही था। थोड़ा-सा आप मुझे इस बात में करेक्ट कीजिए कि पहाड़ों में कुएँ गहरे काफ़ी होते होंगे, क्योंकि पहाड़ी इलाका है। हो सकता है कि वो घाटी का इलाका हो जहाँ पर कुछ नीचे की तरफ जाती हो, या फिर कोई पर्टिकुलरली सोर्स हो जहाँ से झील वगैरह से कोई सोर्स आता हो। जब मैंने इस कहानी को से बात की जिन्होंने भेजी है, तो डोंट नो कि वो कह रहे थे कि नहीं होते हैं, तो ज़्यादा मैंने फिर इनसे इसके बारे में बात नहीं की। तो थोड़ा-सा आप मुझ में जो पहाड़ों से ताल्लुक़ रखते हैं, प्लीज़ इसके बारे में क्लैरिफ़ाई कीजिए। फ़िलहाल के लिए वो कुआँ सूखा था। तो ये कुएँ में उसकी बॉडी पड़ी हुई थी और उसकी बॉडी पर ऐसे निशान थे जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंचा है। अब ये किसी जानवर के निशान भी नहीं थे, क्योंकि वो बड़े सलीके से खरोंचे गए हैं और कोई काट-फाट नहीं हुई है, बड़ा ही जैसे किसी ने मुँह पर नाखून मारे हैं, और पीछे से ऐसे था जैसे किसी ने नाखूनों के पंजे घोंपे हुए कुएँ की तरफ धक्का दिया है। अब दहशत यहाँ से शायद शुरू होती है और उसके बाद फिर कई ऐसे चीज़ें लिखी हुई थी उस डायरी में। ना सिर्फ़ कुछ ऐसी पर्टिकुलर मौतें थी, बल्कि ख़ास तौर पर ये बता रहे थे कि उस डायरी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं मुर्दा घर को लेकर, जिसकी वजह से वो लोग मुर्दा घर से बहुत डरते हैं। ये कहते हैं कि ये एक ऐसी लड़की को देखते हैं जो मुर्दा घर की दीवार के आर-पार निकल जाती है। रात के समय में कई बार अचानक से मुर्दा घर की लाइट चली जाती है और इन्हें ऐसा महसूस होता है कि इनके साथ कुछ 10 या 12 लोग खड़े हैं। एक तो बार अचानक जैसे इन्होंने लाइटर जलाया तो इनको कुछ ऐसे फौजी दिखाई दिए जिनकी हालत बहुत ख़राब थी। किसी का हाथ नहीं था, किसी की टाँग नहीं थी और वो मदद की गुहार कर रहे थे, हेल्प हेल्प बोल रहे थे। कई बार इनको किसी लड़की की आवाज़ सुनाई देती जो मदद मदद पुकारती थी। अब ये सारी चीज़ें एक डॉक्टर की डायरी में से सुनना या पढ़ना बड़ा अजीब था। और कुछ समय बाद, यानी कि वो डायरी मतलब रेगुलर नहीं थी, जैसे
महीने में 1 या 2 पेजेस इस तरीके के थे, और कुछ सालों तक वो डायरी ऐसी लिखी थी। उसके बाद इन्होंने सारी पढ़ ली थी और वो डायरी खत्म हो जाती है अपने पेजेस खत्म होने से पहले। काफ़ी खाली पन्ने वहाँ पर ऑलरेडी पड़े हुए थे। इनको अजीब लगता है, फिर ये शाम पहले जल्दी चले जाते हैं इससे पहले कि डॉक्टर साहब अपनी ड्यूटी ख़त्म करें। डॉक्टर साहब से बात करते हैं और कहते हैं कि जो ये वर्धन थे, मैंने पता किया था, तो जब ये हॉस्पिटल को छोड़ते हैं, और ऐसा नहीं था कि इनकी ट्रांसफ़र होती है, खुद छोड़ देते हैं, क्योंकि ये मानसिक तौर पर काफ़ी ज़्यादा हो चुके थे, समस्या इनको आ चुकी थी, और उसकी वजह से फिर इन्होंने इस हॉस्पिटल को छोड़ दिया था। लेकिन बहुत जल्दी ना इनकी मौत हो चुकी थी, मौत हो गई थी मतलब। और कहते हैं कि जब ये दूसरी जगह गए तो ये अपने आप को ज़्यादा सेट कर नहीं सके, फिर छुट्टियों पर गए, और मरने से पहले भी जो इनकी फैमिली की टेस्टिमनी है उसमें यही है कि वो हमेशा ये कहते थे कि वो कहती है, मदद मदद, तुमने जानबूझकर मदद नहीं की। और उसके बाद एक दिन फिर ये चल बसते हैं। अब आवाज़ तो इन्होंने भी सुनी थी, तो इन्होंने कहा कि सर कभी आप मुर्दाघर गए हैं? कहते हैं शुरू-शुरू में मैं भी विश्वास नहीं करता था, मैं गया हूँ। आपको कुछ महसूस हुआ है? कहते हैं मुझे अ, वो सच कहूँ तो वो जो आर्मी वाले थे वो मुझे नज़र आए। क्या आपको कोई लड़की नज़र आई? कहते नहीं। कभी ऐसा सुनाई दिया कि मदद? कहते नहीं। अब जब ये बात होती है तो इनको काफ़ी ज़्यादा सदमा लगता है कि भई मैं फँस चुका हूँ, क्योंकि अगर वो मुझसे मदद माँग रही है और मैं मदद ना कर पाया, तो फिर मैं मेरा शिकार भी कर सकती है, मैं कैसे बचूँगा? तो बात काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो चुकी थी, और इनको ये लग रहा था कि भई यहाँ तो मुझे कुछ न कुछ करना पड़ेगा इनके लिए, या फिर मेरा हाल भी हो सकता है कि वर्धन जैसा हो। अब ये ना फिर सारा अपने आप को सँभाल कर एक दिन फिर उस मुर्दाघर में अकेले जाते हैं, और जब उस मुर्दाघर के अंदर जाते हैं तो अचानक से लाइट चली जाती है। अजीब बात थी, वो लैंप फिर से जल उठता है, लालटेन, जिसमें ना कभी तेल था, रुई भी नहीं होगी। और जैसे ही ये पीछे मुड़ते हैं इनको वो नज़र आती है। एक बड़ी ही खूबसूरत लड़की थी, लंबे-लंबे बाल थे उसके, कोई बिगड़ा हुआ चेहरा नहीं, खूबसूरत चेहरा, देखने पर ही मोहित हो जाए, आँखों में उदासी, और कहती है मदद। अब ये पूछने की कोशिश करते हैं कि मैं क्या मदद करूँ? हेमा हो ना? वो हाँ में सिर हिलाती है। तुम्हारी मौत हो चुकी है, कैसे मदद? तुम्हारी कैसे मदद करूँगा? वो कहती है, इन राक्षसों से मुक्ति दिलाओ। अब ये सोचते हैं कि भाई ये तो मर चुकी है, वो राक्षसों को भी उनके अंजाम तक पहुँचा दिया गया, तो फिर मुक्ति कैसे दिलाई जाएगी? कैसे? उसके बाद ये थोड़ी-सी छानबीन करनी शुरू करते हैं। जब ये कुएँ को देखते हैं, उसके बाद तो इनको ये लगता है कि जो ये कुआँ है ना, बड़ा ही कम गहरा कुआँ है। मतलब था वैसे गहरा, होगा कुछ 12-15 फीट के आसपास, लेकिन इतना कम गहरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे भी ज़्यादा गहराई होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि पहाड़ों पर घाटी में भी हो तो कोई सोर्स भी होगा तो कुछ गहराई तो होनी चाहिए। फिर ना ये थोड़े बहुत पुराने रिकॉर्ड्स के बारे में पता करना शुरू करते हैं कि भाई यहाँ पर जो अ, सारा हुआ था, ये भी वाक़या हुआ था, उसके बारे में कोई पुराना आदमी है जो अभी बचा हो, या उसको कोई फ़ॉलो कर रहा हो उस कहानी को। तो 1-2 लोग इनको मिले और उनसे इनको ये बात पता लगी कि शायद, पक्का नहीं पता, जो उनकी मौत हुई थी, सैनिकों को काटा गया था, उसके बाद उसी इसी कुएँ में ऊपर मिट्टी डाल दी गई थी। यानी कि दबा दिया गया था। और हो सकता है कि जो आर्मी का ऑफिसर आया हो, उसने भी इनको बाहर ना निकाला हो, क्योंकि अगर वो बॉडीज़ दिखाता तो नेचुरली बात है उसके जवाब देना पड़ना था कि इनकी मौत कैसे हुई। तो उसने भी बात को दबाने के लिए मिट्टी में दबने ही रहने दिया। अब जब ये बात सुनते हैं तो फिर उसके बाद ये सारी हस्सों से बात होती है। उसके बाद एक इनिशिएटिव लिया जाता है, और इनिशिएटिव लेने के बाद जब सारा खोदा जाता है उस कुएँ को, और उस कुएँ में से हड्डियाँ निकलती हैं, काफ़ी हड्डियाँ। और ये बात मतलब पुरानी बात है, आज आज की बात मत समझिए और न्यूज़ देखेंगे, क्योंकि भाई मैंने भी ये जो किस्सा पढ़ा है तो उस हिसाब से ये किस्सा है 1985 के आसपास का शायद, पक्का नहीं कह सकता, लेकिन 85 के आसपास का किस्सा है। तो ये सोचते हैं कि भाई ये तो गज़ब हो गया। अब इन्हें पता लगता है कि जो हेमा है उसको मुक्ति क्यों चाहिए थी, क्योंकि कहीं न कहीं उसकी जो आत्मा है इस कुएँ के आसपास ही भटक रही थी, और
इस कुएं में दबे होने के कारण जो ये हैवान थे जिन्होंने उस बेचारी के साथ ये हुआ था, उनकी आत्माएं भी यहीं पर भटक रही थी और शायद उसके बाद भी वो उनको तंग कर रही थी। फिर जो भी उनके नियमानुसार उनको अच्छे से उनकी कब्रें साइड पे बनाई जाती हैं और हेमा की मुक्ति के लिए भी उस कुएं में पाठ किया जाता है और उसके बाद उस कुएं को सदा के लिए बंद कर दिया जाता है। अब जब ये सब कुछ हो जाता है तो उसके बाद फिर स्टे करने की सोचते हैं, चाहे तो ये ट्रांसफ़र ले सकते थे क्योंकि कुछ इनको कॉम्प्लिकेशंस आ रही थी यहाँ पर मौसम की वजह से, लेकिन ये चाहते थे कि ये देखना चाहते थे कि ये क्या अब भी ये हेमा की आत्मा और उन फौजियों की आत्मा भटक रही है। तो फिर उन्होंने इनिशिएटिव लिया और रात के समय में अगर कोई बॉडी आती है तो ये खुद अकेले जाना शुरू करते और उन्हें कभी कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ जो उन्हें पहली बार हुआ था। धीरे धीरे वो मुर्दाघर नॉर्मल हो गया क्योंकि जो आत्माएं थीं, चाहे किसी के साथ बुरा हुआ चाहे किसी ने बुरा किया, दोनों भटक रही थी और ये सब धीरे धीरे सिर्फ डॉक्टर अनिल की वजह से ठीक हो गया। डॉक्टर अनिल ने उसके बाद काफ़ी समय तक वहाँ पर काम किया और उसके बाद जब ट्रांसफ़र हुई उनकी आंखों में आंसू थे कि एक ऐसा कस्बे का, एक ऐसा हॉस्पिटल जिसका ऐसा इतिहास है और एक बेचारी आत्मा इतनी देर से भटक रही थी और कहीं ना कहीं उनकी वजह से उसकी मुक्ति हो गई और उस कस्बे वालों के लोगों के साथ, गांव वालों के लोगों के साथ एक अलग से तरीके का लगाव भी हो चुका था। नर्स के साथ जो इनकी बड़ी बहन के समान थी और जो वार्ड बॉय और एसएमओ तो पहले चलो जा चुके थे, ट्रांसफ़र हो चुकी थी, लेकिन जब तक रहे काफ़ी अच्छा इनका रिलेशन रहा। तो ये था किस्सा अनिल का और एक ऐसे हिमाचल के एक खूनी हॉस्पिटल का, उस खूनी कुएं का जिसका एक ऐसा इतिहास था जो शायद बहुत से लोगों को पता ना हो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये किस्सा आपको बेहद पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ के साथ ही हाइप जरूर कर दीजिएगा। और इससे पहले कि हम कमेंट ऑफ द डे पढ़ें, बात करेंगे दो किस्सों की। एक किस्सा तो है एक ऐसे घर का जहां पर खून की नदियां बहती हैं। वहां के रहने वाले लोग, शरीफ लोग, उन्हें नहीं पता था कि वो एक ऐसे घर में नहीं बल्कि एक ऐसी जेल में जा रहे हैं जहां पर वो शायद उनके साथ कुछ ऐसी जानलेवा चीजें हो जाती हैं। क्या किसी का नुकसान बहुत बड़ा हुआ या फिर बचाव हुआ, ये तो आपको पता लगेगा किस्से में। या फिर एक बहुत अजीब सा या कह सकते हैं कि बड़ा ही शॉकिंग किस्सा है। छलावा, छलावे को सबसे पहले किसने बुलाया और उसको बुलाने की सजा उसको नहीं बल्कि उसकी पीढ़ियों को भी आज तक मिल रही है। क्या है किस्सा? ये दोनों किस्से आगे जाकर आपको सुनने को मिलेंगे, लेकिन हम उससे पहले अपनी आज की कार्रवाई कर देते हैं, यानी कि हम बात करते हैं आज के कमेंट ऑफ द डे की। तो जल्दी से कमेंट ऑफ द डे पढ़ लेते हैं ताकि हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ें उसके बाद। तो आज का कमेंट ऑफ द डे है, ये है मिस्टर ए के पांडे वीरू। ये कह रहे हैं कि ब्रो कुछ रियलिस्टिक स्टोरी सुनाओ यार जिससे सुनकर डर लगे, सॉरी ऐसी फिक्शनल स्टोरी नहीं ब्रो, पहले आपकी स्टोरी अच्छी लगती थी, रियलिस्टिक और डरावनी इतनी, लेकिन कुछ टाइम से मज़ा नहीं आ रहा। पांडे साहब, अब बात ऐसी है कि इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन कि किसी को कौन सी कहानियाँ पसंद होती है, किसी को नहीं होती। आई नो ये आपका पर्सनल एक ओपिनियन है एंड आई रिस्पेक्ट दैट, लेकिन बात ऐसी है ना, फिक्शनल देखिए, मैं अपनी किसी भी कहानी को असली नहीं कहता, ना ही फिक्शनल कहता हूँ। दीज आर द सबमिशंस और दीज आर द रिसर्च। अब देखिए, जैसे आप इस खजाने वाले की बात पर कह रहे थे, भाई खजाने वाले जो सीन है ना वो होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि भाई यही सीन पक्का हुआ होगा, लेकिन होते हैं। आज भी कई ऐसी गुप्त जगहों पर ऐसे खजाने दबे हुए हैं और उनकी जो रक्षा नागों से लेकर कई ऐसी चीज़ें कर रही हैं जो हो सकता है कि रियल लाइफ में लोग समझ ना पाए या मान ना पाए, लेकिन अगर मैं ये मान कर चलूँ कि आप हॉरर कहानियाँ सुनते हैं तो शायद आप कुछ ना कुछ तो ट्रस्ट करते होंगे। वहीं दूसरी ओर फिर से रियलिस्टिक की बात है कि इन इन पैरानॉर्मल और इन हॉरर जॉनर देयर इज नो रियलिस्टिक एंड देयर इज नो फिक्शनल। ये डिपेंड करता है आपकी अपनी मेंटालिटी पर। अगर आप मानना चाहते हैं तो आप हर एक कहानी को सही मानेंगे, अगर आप नहीं मानना चाहते आप किसी को नहीं मानेंगे। तो ये आपके सोचने पर, आपके मानने पर डिपेंड करता है। जैसे मानो कि आपको आपका ट्रिगर पॉइंट है कि भाई इस ट्रिगर पॉइंट तक मुझे कहानी रियलिस्टिक लगेगी लेकिन इससे ऊपर मुझे नहीं लगेगी। तो किसी कहानी में अगर आपका वो ट्रिगर पॉइंट हिट हो रहा है, मेरे साथ भी होता है, ऐसा नहीं है,
तो वो आपको लगता है कि ये तो कहानी ही फिक्शनल है। लेकिन कहीं पर जाकर आपको जस्टिफिकेशन देता है आपका दिमाग कि ऐसा हो सकता है, वो आपको लगता है कि रियलिस्टिक है। लेकिन मेरे मैटर में मैं एक चीज़ नोट करता हूँ, मैंने हमेशा कहा है कि भाई जस्टिफिकेशन होनी चाहिए, वेदर इट इज़ फिक्शनल और रियलिस्टिक डजेंट मैटर। तो पांडे साहब, सॉरी फॉर दैट, अगर आपको कहानियों का भी मज़ा नहीं आ रहा, आई थिंक यू शुड टेक अ ब्रेक। और एक मैं नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ, हो सकता है आपको वो मज़ेदार लगे, वो दिन में समय में आया करेगी, यानी कि आप सुन तो जब मर्जी सकते हो। इसलिए मैं चेंजेस को प्रेफर करता हूँ ताकि लोग बोर ना हो जाएं, और यही आपका पॉइंट है, इसलिए मैंने आपको कमेंट ऑफ द डे दिया है, ताकि आपका पॉइंट भी बिल्कुल वैलिड है और कुछ चेंजेस होने चाहिए। और जैसे जैसा चैनल आगे बढ़ता जा रहा है, चेंजेस को मैं लेने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दिस इज़ वन ऑफ द चेंजेस। जैसे कमेंट वाला है, ये भी चेंजेस है, थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा करता है कि किसका कमेंट ऑफ द डे आज होगा। तो ये कुल मिलाकर बात है। आई होप आप समझ पाएंगे, और थैंक यू सो मच फॉर सच अ ग्रेट ऑब्जर्वेशन। ध्यान रखा जाएगा, हालांकि अभी इसमें कुछ ज़्यादा चेंज करने जैसा है नहीं, लेकिन फिर भी जहाँ तक हो सकेगा मैं इस बात पर तवज्जो दूंगा। तो ये था कमेंट ऑफ द डे। आई होप कई लोग इनसे एग्री भी करेंगे, डिसएग्री भी करेंगे। अगर एग्री करेंगे तो आप अपने ओपिनियंस बड़ी ही शालीन भाषा में कर सकते हैं व्यक्त कमेंट बॉक्स में। अगर नहीं करते तो तब भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। और आज के इस वीडियो में देखते हैं कौन सा कमेंट ऑफ द डे होगा। लेकिन अब है वक्त आगे बढ़ने का। लेकिन जैसा मैंने कहा था कि एक ऐसा घर, अब इस घर की ना कई बार क्या होता है कि आपको घर खुद बुला लेता है, या कहें कि बुरी किस्मत खुद बुला लेती है। जो रोशन है, रोशन के पिता एक सरकारी ऑफिसर, लेकिन बड़े ईमानदार, यानी कि बड़ी कम तनख्वाह, उसी तनख्वाह में गुजारा करना। जिस घर में ये रह रहे थे, रोशन थे, इनके एक छोटे भाई थे, माता पिता। वो घर ना बेहद पुराना था, और यहाँ तक कि फर्श में भी सीलन बहुत ज़्यादा, और इनके पास इतनी गुंजाइश नहीं थी कि ये किसी अच्छे मकान में रह सकें या फिर मकान बना सकें। तो ये काफ़ी बरसों से वहाँ पर रह रहे थे, मतलब 20 साल से रह रहे थे, यानी कि रोशन का जन्म ही यहाँ पर हुआ था। रोशन की उम्र कुछ 19 वर्ष के आसपास है, और उसको छोटे भाई का नेचुरली। अब क्या होता है कि एक बार मालिक की तरफ से इनको जवाब मिल जाता है, और मालिक की कुछ वजूहात थी कि भाई घर टूट रहा है, मुझे घर नया बनाकर बेचना है। अब वैसे तो मालिक के साथ इनके फादर के अच्छे रिलेशन थे, लेकिन अब जब उसने ये कह ही दिया कि भाई मैंने घर बेचना है और उसको पहले तोड़ूंगा, और देखने में भी घर खस्ता हालत हो रहा था, तो ये कुछ कर क्या सकते थे। लेकिन समस्या आ चुकी थी कि इन 20 वर्षों में जो किराया था वो बहुत कम बढ़ा था, लगभग लगभग ना के बराबर थी। जैसे कहते हैं कि बस एक घर की सिचुएशन ऐसी थी, और दूसरा कुछ अच्छी बोलचाल थी मालिक की, तो इन्होंने किराया बढ़ाया नहीं। अब इनको पता लग रहा था कि भाई अगर हम नई जगह पे किराए पे जाते हैं तो कुल मिला के बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, हमसे नया किराया अफोर्ड अच्छे से नहीं कर पाएंगे, नया घर बनाना तो बड़ी दूर की बात है। खैर, घर में परेशानी रहने लग पड़ी, और इस बात को लेकर समस्या आनी शुरू हो चुकी थी, और डिस्कशन तकरीबन रोज ही होती कि कहाँ घर देखें। इन्होंने कई प्रॉपर्टी लिंकर्स को भी कहा था, और वो भी घर तो दिखाते, घर इनको कुछ पसंद भी आते, लेकिन वो घर इनके बजट से काफ़ी ऊपर के होते। मान लीजिए कि वहाँ पर ये 2,000 किराया देते थे, तो वहाँ का किराया 7,000 6,000 तिगना तो कम से कम होता ही था। अब ना ये फेडअप हो चुके थे, और ऊपर से मकान मालिक थोड़ा सा इन पर प्रेशर डालना शुरू कर चुका था कि भाई मैंने शुरू करना है, ऐसा ऐसा बहुत दिक्कत है मुझे घर की, मतलब सिर्फ यहाँ पर आपको पता है कि ज़मीन और ज़मीन की वैल्यू है, तो मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो मैं भी ये पैसा उधार लेकर घर बना रहा हूँ ताकि ये बिक जाए, नहीं तो कम से कम ज़मीन तो बिकी जाएगी ना। तो दोनों चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही है, तो ये तभी हो पाएगा जब ये घर खाली होगा। अब ये बात समझ रहे थे, लेकिन इनकी भी मजबूरी थी। एक बार क्या होता है कि इनको प्रॉपर्टी लिंकर का फोन आता है, कहता है कि भाई एक ना घर है, लेकिन उसमें ना दिक्कत है। कहते क्या दिक्कत हो तो दिखा क्यों रहे, कहते नहीं नहीं, वो दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि जिनका घर है ना वो मुझे ब्रोकरेज नहीं देंगे, तो आपको डबल ब्रोकरेज देनी पड़ेगी। मतलब आप अपनी वाली ब्रोकरेज तो मुझे दोगे, उसकी भी ब्रोकरेज दोगे। कहते हैं भाई ये क्या बात हुई, हम क्यों देंगे ब्रोकर। कहते हैं एक बार घर तो देखो। कहते हैं देखना ही नहीं है भाई, इनके पिताजी कहते हैं तो आप तो डबल तो क्यों कर रहे हो, वो नहीं देंगे तो हम क्यों भरेंगे। कहते हैं एक बार आप मकान देखोगे उसके बाद बात करना, पहले देख तो लो। ये कहते हैं चलो ठीक है। अब ये रोशन और ये दोनों पिता पुत्र साथ में चले जाते हैं। जब मकान देखते हैं, वो मकान थोड़ा था, वो तो कोठी थी, और ये बाहर से ही हाथ जोड़ देते हैं, भाई क्या दिखा रहा है,
ये देखने में लग रहा है कम से कम 12-15 हज़ार से कम का तो उसका किराया नहीं होगा, और हमें, आपको पता हमारा बजट तो कुछ है नहीं, क्यों गरीब के साथ मजाक उड़ा रहे हो? कहते हैं नहीं नहीं, आप अंदर देखिए, पहले पसंद कीजिए। ये जो कोठी थी, एक तो इनके मतलब इलाके से और शहर से भी कुछ बाहर की तरफ थी, घर साथ में कोई थे नहीं। अब ये चलो कहते हैं अभी बात तो फाइनल नहीं होनी, मतलब इनका था कि 10 हज़ार के आसपास किराया होगा, कम से कम करके भी 8 कर देंगे, 6 कर देंगे, हमारी रेंज से तो बहुत ऊपर, हम तो भाई 2 का मैक्सिमम 2.5-3 दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये सारा घर देखने के बाद कहते हैं हाँ, घर तो बहुत पसंद आया, लेकिन अब जो किराया बोलोगे ना वो मुझे पसंद नहीं आएगा। तो ये कहते हैं कि कितना किराया देते हो वहाँ पे? ये कहते हैं 2 हज़ार। ठीक है। कहते हैं ठीक है, हाँ ठीक है। अरे भाई, सुबह सुबह पी ली भाई? कहते नहीं, क्या हुआ? 2 हज़ार, 20 हज़ार नहीं? कहते हाँ, मैं भी 2 हज़ार कर रहा हूँ। भाई देखो, बात सुनो, मैं लूंगा आपसे 2 हज़ार रुपया, और दुगना देना पड़ेगा पहले महीने आपको। कहते भाई सच कह रहा है? 2 हज़ार में मान रहा है? घर किसका है? वो कहते भाई घर बाहर रहते हैं, उनको चाहिए था, इस घर की तुझे सच्चाई बताता हूँ, उनको चाहिए था एक बड़ा अच्छा यहाँ पर केयर टेकर, ठीक है, समझ ले सिक्योरिटी गार्ड। तो मैंने सोचा यहाँ पर फैमिली एडजस्ट कर देते हैं, और अब सिक्योरिटी गार्ड का थोड़ा कोई ये मुझे पैसा देंगे, तो भाई वो मैं तुझसे ले लूंगा और एडजस्ट हो जाओ, मेरे जिम्मा। कहते भाई अगर वो 2 महीने बाद कहेंगे घर खाली करो, कहते क्यों कहेंगे भाई, वो नहीं आते हैं यहाँ पर, उनकी प्रॉपर्टी है, बस बनाया था, बाद में शिफ्ट हो गए। अब इनके अंदर, मन के अंदर लड्डू तो फूट रहे थे कि भाई जैसा इनको घर चाहिए था, इससे कई गुना अच्छा घर था। घर आके डिस्कशन होती है, उसके बाद फिर जब ये बात सारी की जाती है, अपने इनकी मदर से बात की जाती है, मदर घर देखती है, घर तो इनको देखते ही पसंद आ जाता है। अब क्या होता है कि जब घर पसंद आ जाता है तो बस ये मौका नहीं छोड़ते और जल्दी से शिफ्ट होने की करते हैं। बहुत खुश थे कि घर नए घर में आए हैं, शिफ्ट हो गए हैं, और ये घर घर ही क्या, कोठी है। चलो अच्छी बात है, 2 4 5 10 साल के जितने भी रहेंगे तब तक ये भी अपना अच्छा कमाना शुरू कर देंगे, और जब अपने पिता का हाथ बढ़ाना शुरू कर देंगे तब तक पिता की रिटायरमेंट भी आ जाएगी, और जो भी पैसा पूसा मिलेगा हम अच्छा सा घर बना लेंगे, हमें एक ब्रीदिंग स्पेस मिल गया। लेकिन ये इनकी गलतफहमी थी, क्योंकि अब इस घर में ना, पता नहीं जो भी बला थी उसको, पता नहीं पानी से क्यों प्रॉब्लम थी। वेरी नेक्स्ट डे जो इस घर में जितने भी पाइप्स थी पानी की वो ब्लॉक हो गई। अब ये पानी खोलने की कोशिश कर रहे हैं तो पानी नहीं चल रहा, इनको शुरू शुरू में लगता है कि घर बंद रहा होगा, तो उसकी वजह से ये सारा एक बार प्लम्बर को बुलाते हैं, प्लम्बर साफ सफाई करता है, टंकी में देखता है, टंकी में कोई ब्लॉकेज नहीं थी, और जब पानी चलाता है पानी चल पड़ता है। चलो होते छोटी मोटी प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन कुछ दिन बीतते हैं, कुछ दिन बीतने के बाद इनकी फिर वही समस्या आ जाती है कि भाई मतलब पानी चला रहे हैं, पानी अचानक से बंद हो गया। अब जो भी वहां पर चीज थी वो इनके साथ खेल रही थी। प्लम्बर को फिर से बुलाया जाता है, प्लम्बर देखता है पानी तो भरा हुआ टंकी में, वो करता है चलो मैं ऐसा करता हूँ, मैं ना उसका जो हैंडल है उसको बंद करता हूँ, और आप ना एकदम से टूटियां छोड़ना, जब आप टूटियां छोड़ेंगे जो हवा होगी ना वो निकल जाएगी, और मैं एकदम से फिर जब उसको करूंगा तो पानी का फ्लो बढ़ेगा ना, जो भी इनकेस कोई कचरा कुचरा होगा सारा निकल जाएगा, जो भी उसकी टेक्निकलिटीज थी। अब जब ये बंद कर लेता है तो उसके बाद कहता है कि आप टूटियों का पानी छोड़ दो, यानी कि पानी तो होगा ही नहीं, टूटियां छोड़ दो। अब जितने भी सारे घर की टूटियां छोड़ते हैं, उस पानी का ऊपर से ब्लॉकेज होने के बावजूद वहां से पानी निकलना शुरू हो जाता है। अब ये ऊपर प्लम्बर को गाली निकाल रहा है, भाई बंद तो कर दे। वो कहते हैं भाई बंद है, कहते बंद कैसे है, ये तो पानी निकल रहा है। प्लम्बर बड़ा हैरान होता है, कहते रुको रुको 2 मिनट, पानी निकले जा रहा था लेकिन टंकी में से पानी खत्म नहीं हो रहा था। प्लम्बर को कुछ गड़बड़ लगती है, प्लम्बर तो बिल्कुल हाथ खड़े कर देता है, कहता भाई मेरी समझ की चीज ये बाहर है, किसी और से दिखा लो। अब आए दिन क्या होता था कि इनके घर में मतलब ऐसा महसूस होता था कि जैसे मतलब पानी का ना फ्लो बहुत, कई बार एकदम से पानी का फ्लो जैसे जो भी पाइप्स हैं आवाज आनी शुरू होगी, और अचानक इनको ऐसा महसूस होता था कि पानी बहुत प्रेशर से निकल रहा है, और जब ये बाथरूम में जाकर देखते थे पानी चलाते थे पानी निकलता नहीं था। ये बहुत परेशान हो चुके थे, इनके लिए ये शायद समस्या ऐसी थी कि जो रेदर देन इनको ऐसा नहीं लगता था कि कुछ प्रेत वगैरह का चक्कर है या कुछ ऐसा है। लेकिन धीरे धीरे इनके घर पर भी कुछ ऐसा होना शुरू हो गया, जो उनका छोटा भाई है वो अचानक से गुमसुम रहने लग पड़ा। वो कह रहा था कि वो जो बुरा बुरा अंकल है ना, क्योंकि इनका छोटा था भाई, मतलब 10 साल के आसपास था, वो कहता है कि मैं तुम्हें सबको पानी, बिना पानी के मारूंगा,
तरसा तरसा के मारूंगा। तो ये बात कहते, किसकी बात, को सपना तो नहीं देख लिया? नहीं, वो बुरे अंकल है ना, वो कहते हैं कि मैं सबको मार दूंगा, एक दिन सबको मार दूंगा बिना पानी के। अब इनको थोड़ा सा डर भी लगना लग पड़ा। इन्होंने अपने हस्बैंड से भी, इनकी मदर ने बात की, तो वो कहते हैं पता नहीं बच्चा है, इसको कुछ ये कार्टून कूटून देखता होगा, कोई ऐसी फिल्म फिल्म देखता होगा हॉरर वाली जिसमें ये बातें कर रहा है। लेकिन वो ना ज़्यादा ही तबीयत उसकी खराब रहने लग पड़ी। वो ऐसे महसूस होता था कि जैसे बस एक ही जगह पे टकटकी लगा के देखता है। स्कूलिंग उसकी खराब होनी शुरू होगी। इस बात को ना तकरीबन 2 ढाई महीने हो गए। और एक बार क्या होता है, एक ना जब इनके घर की बेल जब बजती है तो ये देखते हैं कि एक लड़का था, होगा कोई रोशन की उम्र के आसपास का, 18-19 वर्ष के आसपास का, और उनके साथ एक लेडी थी। तो ये नमस्ते वगैरह करते हैं, कहते हैं हम अंदर आ सकते हैं? तो ये कहते हैं कि आप कौन? कहते बस कुछ बात करनी थी आपसे। कहते ठीक है। अब जब बात करते हैं तो वो लड़का ना बड़ा एक्साइटेड होकर कहने लग पड़ा, देखा मम्मी, मैं कहता था ना ये आपको ही प्रॉब्लम लगती थी। आंटी आप ऐसे कितनी देर से घर में रह रही हो? कहते हैं कि हाँ कोई हो गए 2 ढाई महीने। कहा, मैं देखा, आप तो कहती थी कि नहीं इस कुछ है इस घर में। तो ये बड़ी हैरानी से सुन रही थी। इनके मदर कहते हैं कि मैं समझी नहीं कि आप कहने क्या चाह रहे हो। तो वो जो लेडी थी वो कहती है कि दरअसल बहन जी ये ना जिनका घर है ना, हम भी इस घर में रहे हैं तकरीबन 10 दिन। ये ना घर में कुछ समस्या है, मुझे साफ तौर पर कोई प्रेत नजर आया था, और यहाँ पर ना पानी की बहुत समस्या होती थी। और पानी कभी अचानक से कम हो जाना, बढ़ जाना। शुरू शुरू में मुझे भी 1-2 दिन लगा कि वैसे कोई प्लम्बिंग की समस्या होगी, लेकिन बाद में मुझे एक प्रेत नजर आने लग पड़ा। तो यहाँ पर इससे पहले फिर हमने पता किया कि कोई भी 5-7 दिन से ज़्यादा टिकता नहीं है यहाँ पे। ये कोठी जो है ऐसी खाली रहती है। और सुनने में आया कि जो ये इस घर के मालिक थे वो भी बाहर भाग गए थे। वो तो चलो उनका तुक्का लग गया कि वो बाहर रह गए, वो छोड़ने वाले थे कोठी। अब ये कोठी मतलब पड़ी पड़ी बेकार ना हो जाए, इसलिए वो किसी न किसी किराएदार को वैसे ही अंदर कर देते हैं कि जो दिन रहेगा ठीक है, कोई जरूरतमंद। तो अंकल जो वो लड़का वो कहता, आंटी पर आपको तो कोई समस्या है नहीं, लेकिन आंटी को तो समस्या थी। अभी ये होता है अचानक, जो रोशन है वो भागा भागा बाहर आता है, ऊंची ऊंची, खून खून। तो ये कहते हैं क्या हुआ? मम्मी खून खून निकल रहा है टूटी में से। अरे कैसी बात कर रहा है? मम्मी पक्का बात कर रहा हूँ, लाल रंग का पानी है। जब ये बाथरूम में जाकर देखते हैं तो लाल रंग का पानी टूटी से निकल रहा होता है। और उसके बाद ये सारे घर की टूटियां चला के देखते हैं, हर एक टूटी से लाल पानी। वो आंटी कहती है देख लिया, निकला ना लाल पानी, निकला ना खून। उसको पता लग चुका है कि हमें यहाँ पर आ गए हैं, वो आपको यहाँ पर रहने नहीं देगा। इससे पहले कोई नुकसान हो जाए बहन जी, कई लोगों की मौतें भी हुई हैं यहाँ पर रहने की वजह से। आपसे हाथ जोड़कर बेनती है कि आप यहाँ से चली जाएं। ये कह के वो तो चले जाते हैं, लेकिन इनकी मदर पसोपेश में पड़ जाती है कि अब घर पे बात की जाए या ना की जाए। लेकिन शायद जो प्रेत था उसकी बर्दाश्त शक्ति जवाब दे चुकी थी। क्योंकि रात को जब इनके हस्बैंड घर आते हैं तो ये तो कहती हैं कि हमें छोड़ देना चाहिए, लेकिन इनके हस्बैंड मानते नहीं है। और रात के समय में फिर इनका छोटा भाई वो अपना जो रूप दिखाता है, उसके चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। और जब देखा जाता है तो वो दीवार से लटका हुआ था, इनकी तरफ देख के हंस रहा था और कह रहा था आखिरी चेतावनी है, अभी भी निकल जाओ, नहीं तो कल उन नल से खून तुम्हारा निकलेगा। जैसे ही कहते हैं उसी समय बस तैयारी करते हैं, सामान पैक करते हैं, और हाथ जोड़ के बस कहते हैं कि हमें बस कुछ दिन दे दो, सामान सारा पैक कर लिया है, जैसे हमें घर मिलेगा हम छोड़ के चले जाएंगे। और 3 से 4 दिन में इनको घर मिल जाता है, और ये बस तौबा करते हैं, वहां से घर को छोड़ते हैं। तो पता नहीं, आज तक नहीं पता लग सका कि उस घर में ऐसी भी क्या बला थी, ऐसी भी क्या चीज थी। ये था किस्सा रोशन का, और उम्मीद करता हूँ ये भी आपको पसंद आया होगा। लेकिन अब जो किस्सा है उस किस्से में एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि ये किस्सा मेरे साथ एक मोहतरमा ने डिस्कस किया। उन्होंने कहा कि क्या आपको पता है कि छलावा जो है उसको किसने बुलाया? मैंने कहा नहीं। थोड़ा सा हिंट दिया, मेरा इंटरेस्ट बनना शुरू हुआ। मैंने कहा ठीक है, आगे बताइए आगे बताइए। वो बताते गए, लेकिन ऐन वक्त पर आकर जहाँ मैं बिल्कुल इंटरेस्ट से किस्सा सुन रहा था, मुझे लग रहा था कि भाई इसको तो मैं अपने चैनल पर नरेट करूंगा, मेरे साथ धोखा हो जाता है। क्योंकि वो जो मोहतरमा है वो कोई और नहीं, वो है मिस्टिक तनु। आप जानते होंगे तमन्ना शर्मा, जो अक्षय वशिष्ठ के पॉडकास्ट पर भी आ चुकी हैं, जो प्रवीण के पॉडकास्ट पर यानी प्रवीण भाई के पॉडकास्ट पर भी आ चुकी हैं। तो उन्होंने मुझे ये कहानी
आधी अधूरी सुनाई और कही आपके चैनल पर मैं क्यों ये कहानी बताऊंगी, मेरा भी एक चैनल है। तो आप अपने व्यूअर्स को कहिए ना कि अगर सुनना चाहते हो तो जो ये डिस्क्रिप्शन में जाएंगे ना उस पर उस वीडियो का लिंक दिया गया है। जब ये वीडियो समाप्त हो रही होगी तो यहाँ पर एक लिंक मिलेगा आपको, छोटा सा एक डब्बा दिखाई देगा उस कहानी का थंबनेल। तो अब मैं मजबूर हूँ क्योंकि अभी तक मुझे भी कहानी नहीं पता। उनकी कहानी होगी 9:30 अपलोड, जैसे ही अपलोड होगी तो मैं जल्दी से उसको सुनना शुरू कर दूंगा। और मुझे लगता है कि शायद वो आपके भी सुनने से ताल्लुक़ रखती होगी, क्योंकि जो मैं इतनी इंटरेस्ट से सुन रहा हूँ कहानी को, जितनी भी सुनाई गई और भाई मज़ेदार थी। तो प्लीज़ आप भी गो थ्रू कीजिए उस चैनल पर। और बड़ा ही अच्छा चैनल है। अच्छी अच्छी कहानियाँ तमन्ना की होती हैं। और जब मेरी उससे बात हुई तमन्ना से, हमारी इसी चीज़ को बात हो रही थी कि वो कह रही थी कि मैं चाहती हूँ कि ये कहानी आप नरेट करें। लेकिन जब उसने उसको बोलना शुरू किया तो मुझे लगा नहीं, इस कहानी के साथ जस्टिस आप कर सकती हो जिस तरीके से वो सुना रही थी। तो दैट्स वाई मैंने कहा कि नहीं, हम आपके चैनल पर ही इस कहानी को सुनेंगे। मैं इतना कर सकता हूँ कि जो मेरी ऑडियंस है हम उनसे बात करेंगे। और अगर आपको लगता है कि वो कहानी सुनने से मैं मेरी पर्सनल रिकमेंड है कि आप उसको सुनिए। तो जो मैंने कहा था डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और जैसे ही वीडियो खत्म होने को होगी तो जो यहाँ पर आपको उसका एक लिंक मिल जाएगा, और मैं कम्युनिटी पोस्ट में भी उसको पोस्ट कर दूंगा। तो जरूर उसको सुनिए और तमन्ना के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मैंने जब तमन्ना से बात हुई तो उसकी कुछ कहानियाँ सुनी तो अच्छी नरेट करती हैं कहानियाँ। ऐसे लोगों को आगे बढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। तो प्लीज़ आप जाके गो थ्रू कीजिए और सब्सक्राइब भी कर देना उनका चैनल। लेकिन भाई पहले मेरा कर देना जो नया है चैनल पर, और बाद में फिर उनका भी कर देना अगर दिल करे तो। मैं ऐसे नहीं करता। तो सो आज का जो किस्सा है इतना ही है। और मेंबरशिप का भी देख लेना भाई, आप बहुत सपोर्ट कर रहे हो, नो डाउट मेंबरशिप काफ़ी अच्छी बढ़ रही है। लेकिन और बूस्टअप करते हैं इसको, और अच्छी अच्छी कहानियाँ मैं लेकर आऊँगा। सो आज का जो पॉडकास्ट है इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।